जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक नॉलेज। तो आज हम सीखने वाले क्लास 12 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले इस चैप्टर से पहले, मतलब इस चैप्टर को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ इतने इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो अगर तुमने वो पॉइंट समझ लिए तो पूरे चैप्टर को समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। जैसे डायनेमिक पॉइंट क्या होते हैं। डायनेमिक पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टू चैप्टर, चैप्टर को समझने के लिए डायनेमिक पॉइंट थोड़े से आइए हम देखते हैं। तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र। इस पर आवेश क्या करता है? इस पर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात याद रखना। जो कोई भी चार्ज हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये कोई भी चार्ज है, कहाँ ये रखा हुआ है, तो सिर्फ पता है क्या करेगा? सिर्फ ये विद्युत क्षेत्र ई क्रिएट करेगा और कोई सा क्षेत्र क्रिएट नहीं करेगा। बस इतना समझा रहा है पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या समझा रहा है? एक समान आवेश से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान। कोई भी आवेश है हमारे पास, तो एक समान वेग से गतिमान है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो देखो इसका कहने का मतलब है कि कोई मेरे पास कोई आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश, और ये आगे चल रहा है बी वेग से, आगे चल रहा है बी वेग से। तो देखो ये चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा ही करेगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता ही करता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जिसको बोलते हैं बी। इसका मतलब होता है टेस्ला। अब पढ़ेंगे इसको आगे, अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो दूसरा पॉइंट सिर्फ ये बता। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की बात। असमान वेग। असमान वेग का मतलब है कि आवेश कभी धीमी गति से चल रहा है, कभी तेज गति से चल रहा है, कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से। तो असमान वेग से जो आवेश चलता है उसको बोलते हैं त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश, गतिमान आवेश, मतलब असमान वेग से गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, 8वां चैप्टर पढ़ोगे आप। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। 8वां चैप्टर तुम्हारा यही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहां से उत्पन्न होती है, कहां से बनती है रियली में। तो वो आवेश से ही निकलती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश भी क्या है, हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो जो हमारा त्वरित आवेश होता है ना, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अब ये जो चैप्टर को समझने वाले पॉइंट थे, ये अगर आप इन पॉइंटों को समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं जो इस चैप्टर का पहला पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ऑस्टेड के प्रयोग। जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेड के प्रयोग। आइए समझते हैं ऑस्टेड। मैं बेसिकली पहले ऑस्टेड का थोड़ा मैं परिचय दे देता हूँ। ऑस्टेड तुम्हारा एक डच, जो डच तुम्हारा देश है, डची एक भौतिक वैज्ञानिक था। वो डची भौतिक वैज्ञानिक था। वो उसने 1820 में उसने बताया था कि हम ना विद्युत धारा से चुंबक बना सकते हैं और चुंबक से विद्युत धारा बना सकते हैं। कहने का मतलब पहले विद्युत धारा पर उसने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? आइए समझते हैं। देखो ऑस्टेड के प्रयोग, तो सन 1820 में, कौन से सन में? सन 1820 में। और एक कहाँ का निवासी था ये? इसका पूरा नाम बोल देता हूँ, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ये इसका पूरा नाम था और ये डच वैज्ञानिक था, ठीक है। तो उसने क्या प्रयोग किया था? देखो यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम बनाए रखे सर्किट के, ऐसे ही उसने प्रयोग किया था। अब देखो हम इसका निष्कर्षण भी पढ़ेंगे अभी, पहले हम इसका प्रयोग देख लेते हैं क्या। पहला है हमारा, पहला डायग्राम बना हुआ है, इसमें डी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये डी वोल्ट की बैटरी लगी है इसके अंदर, परिपथ के अंदर, और ये एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर है मतलब जो उसको बोलते हैं धारा मापी। ये धारा मापी लगा हुआ है, ये धारा मापता है। पहले तो ये क्या है, इसमें थोड़ी सी एक कुंजी भी लगा देता हूँ, इसमें कुंजी लगा देता हूँ के। ये कुंजी क्या है, कैसी है? पहले बंद है, मतलब कहने का मतलब बंद परिवर्तन, मतलब खुला परिवर्तन। कुंजी बंद है तो खुला परिवर्तन, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। अच्छा ये दूसरा परिपथ देखो, हमारा दूसरा परिपथ में कुंजी लगा देता हूँ, एक कुंजी लगा दी मैंने, और ये परिपथ कैसा है? चालू है। ये परिपथ कैसा है? चालू परिपथ है। इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो देखो जब हम इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
और ये परिपथ चालू परिपथ है हमारा, बोले तो बंद परिपथ बोल सकते हैं इसको। इसके पास हमने कोई एक कंपास रख दिया, कंपास को बोलते हैं चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। इसके पास हमने एक कंपास रख दिया। तो कंपास पता क्या होता है, कंपास एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र होने की या ना होने की तुम्हें अनुभव कराता है। अगर उस पर विद्युत क्षेत्र किसी जगह पर होगा तो उसकी सुई क्या करने लगेगी, रिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो देखो वही हमने रख दिया। इसमें हमने आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की। तो जब कंपास को इसके पास लेके आते थे तो इसमें कंपास में क्या होता था, पहले इसकी सुई ऐसे थी ऐसे थी, अब इसकी सुई में ऐसे रिफ्लेक्ट होने लग गया। इसका मतलब क्या था कि विद्युत धारा से क्या हो रहा है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। पहला पॉइंट। तीसरा मैंने सर्किट बनाया, देखो तीसरा सर्किट में क्या है। तीसरे सर्किट को करते हैं। जब हमने देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, बट देखो इसमें और इसमें तो कुछ फर्क नजर आ रहा होगा। इसमें तो देखो प्लस का है यहाँ और यहाँ माइनस का है, बट इसमें यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैंने बैटरी का क्या बदल दिया, टर्मिनल बदल दिए, बैटरी के टर्मिनल बदल दिए। जो हमारा प्लस टर्मिनल था वो माइनस कर दिया और माइनस टर्मिनल था वो प्लस कर दिया। तो कहने का मतलब ये मैंने ध्रुवता बदल दी बैटरी की। तो जब बैटरी की ध्रुवता बदल देते हैं तो देखो ये हमारा कंपास रखा है इसके पास, तीसरे सर्किट के पास बैटरी की ध्रुवता बदल दी हमने और विद्युत धारा पहले ऐसे प्रवाहित हो रही थी तो अब उल्टी होगी, ठीक है, पहले की उल्टी होगी। तो कंपास में भी अब रिफ्लेक्शन कैसे, पहले ऐसे हो रहा था, इससे पहले ऐसे हो रहा था, अब रिफ्लेक्शन बदल गया, इसकी डायरेक्शन बदलेगी ऐसे। इससे हमें क्या पता चलता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। आज वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो गाइस आपने शायद ये बता दिया होगा। तो आप देखो अब देखते हैं इसके निष्कर्षण क्या थे। अब देखते हैं हम जो ऑस्टेड का प्रयोग था, ऑस्टेड के प्रयोग के फाइनली क्या हमने कंक्लूजन लिए थे, कंक्लूजन क्या निकल के आए थे उसके, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। जैसा पहला मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, तो तीनों पॉइंट लिखे हैं और सर्किट में हमारे पहले से बने रखे हैं। तो देखो ये पहला पॉइंट है, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब चुंबकीय सुई बोले तो कंपास में कोई विक्षेपण नहीं होता है, कंपास में कोई विक्षेपण नहीं होता। जैसे पहला सर्किट था हमारा, तो इसके पास कोई भी तो कंपास रखा है यहाँ पर, जैसे ये कंपास है, अगर ऐसा रखा है तो ऐसे रखता रहेगा। अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसमें भी कोई विक्षेपण नहीं होगा। ऐसा मैं करने कहने का मतलब ये है। दूसरा समझते हैं, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तब परिपथ में विक्षेपण होने लगता है। समझ में आ गई। जब हम परिपथ में, देखो दूसरा परिपथ है, जब हमने इसमें क्या हो गया, जब उसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी, अगर हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी तो इसके जो कंपास रखा है इसके पास, इसमें क्या होने लगेगा, इसमें विक्षेपण होने लग जाएगा। तो देखो जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तब परिपथ में विक्षेपण होने लगता है, अर्थात विद्युत परिपथ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आगे का पॉइंट में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब बैटरी की ध्रुवता का मतलब है कि माइनस का टर्मिनल, सॉरी प्लस का टर्मिनल हमने माइनस का टर्मिनल बना दिया और माइनस का टर्मिनल हमने प्लस का टर्मिनल बना दिया। देखो जैसे ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 3 है। जब बैटरी की ध्रुवता बदल दी जाती है तब चुंबकीय सुई बोले तो कंपास के विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है, विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। ये कंक्लूजन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना पूरा चैप्टर के बेस पर ही पूरा टेका होगा, ये बात ध्यान रखना। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। देखो इसका ये कंक्लूजन निकला था किससे, ऑस्टेड के प्रयोग से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने देख लिया था ऑस्टेड का प्रयोग। तो ऑस्टेड ने ये तो बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र पर जैसे कोई आवेश है उस पर देखो, अभी हमने देखा था जब कोई आवेश गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर चुंबकीय बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा और विद्युत बल भी कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करता है वो बताया था लॉरेंज ने। वो क्या बताया था, वो लॉरेंज ने बताया था। लॉरेंज ने क्या बताया था, देखो देख लीजिए आ जाइए। जैसे लॉरेंज बल, जब कोई आवेश Q, ठीक है, v वेग से गति करता है तब वह आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है।
बात समझ में? मतलब जब कोई आवेश b वेग से गति करता है तो वह क्षेत्र, वो सॉरी वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात उस आवेशों पर, मतलब उस आवेश पर वैद्युत बल Fe तथा चुंबकीय बल Fb दोनों कार्य करते हैं। मतलब जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा तो उस आवेश पर दोनों बल भी कार्य करेंगे, चुंबकीय बल भी कार्य करेगा और वैद्युत बल भी कार्य करेगा। वही इसने बताया था। अब वो कितना, और उस आवेश पर परिणामी बल कितना होता है, उस आवेश पर परिणामी बल कितना होता है, ये लॉरेंज ने बताया था। देखो दोनों कार्य करते हैं, जैसे उसका वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं। अर्थात आवेश पर परिणामी बल, अर्थात आवेश पर परिणामी बल है तो लॉरेंज के अनुसार, लॉरेंज के अनुसार आवेश पर परिणामी बल, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। अर्थात देख लेते हैं मैथमेटिकल वे में, फॉर्मूले वे में देख लेते हैं। जैसे परिणामी बल मान लिया हमने F, तो F है ना, F किसके बराबर होगा, F बराबर होगा Fe और प्लस Fb, इसके बराबर होगा परिणामी बल, ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा E होता है, Fe किसके बराबर होता है, Fe बराबर होता है E इंटू Q के बराबर। Fe की जगह हम ये रख लेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा परिणामी बल आ जाएगा Q और E प्लस Fb, तो B इंटू B वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय बल। अब देखते हैं F बराबर, परिणामी बल है ये, तो F बराबर Q E प्लस QB, ये आया है तुम्हारा परिणामी बल। तो परिणामी बल कितना लगेगा, मतलब वैद्युत बल और चुंबकीय बल का परिणामी कितना होता है, तुम्हारा न्यूटन। ठीक है भाई, ये आप इसको ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा अब कोई पूछेगा इसका चुंबकीय बल भी बताओ, वैद्युत बल की तो हमें पता है, तो वो पहले चैप्टर से हम वैद्युत बल ही पढ़ते आ रहे हैं। एक आवेश पर कितना लगता है, अनेकों आवेश पर कितना लगता है, दो आवेश पर कितना लगता है, वो हमने बता दिया था, वो बताया था तुलना में। ठीक है, वो तो अब देखेंगे कि चुंबकीय बल कितना लगता है, चुंबकीय बल कितना लगता है, तो ये तो परिणामी बल है, ध्यान दो सुनना मेरी बात, ये तो परिणामी बल पढ़ रहे हैं ना आवेश पर, आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा, मतलब वैद्युत बल और चुंबकीय बल के योग को क्या बोलते हैं, परिणामी बल बोलते हैं। ये किसने बताया था, लॉरेंज ने बताया था। अब देखेंगे कि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कितना लगेगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था, जैसे कि आपको बताया कि हमने देखा था कि चुंबकीय बल, जैसे कोई आवेश है उस पर कितना परिणामी बल लगेगा। अब देखेंगे कि उस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, उस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। देख लेते हैं, माना कोई गतिमान आवेश Q B वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग क्या है, सजाती है। ठीक है, तो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मतलब Fb निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहला जो चुंबकीय बल होगा ना, चुंबकीय बल तो किसके अनुपाती होगा, आवेश पे, ये पहला इक्वेशन। और चुंबकीय बल होगा ना तो किसके अनुपाती होगा, समानुपाती होगा, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग के गुणन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है। तो देख लेते हैं आइए हम, तो एफ बी प्रपोजनल क्यू बी इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से प्रपोजनल हटाएंगे, कोई हमारा बराबर लगाएंगे, तो कांस्टेंट मान लेते हैं, के लग गया मान लेते हैं, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। जहां पर के की वैल्यू क्या होती है, जहां पर के की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एफ बी बराबर आ जाएगा के बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या इसको जो वेक्टर, जब आपको पता होगा 11th क्लास में आपने सदिश चैप्टर पढ़ा है,
जब हम दो का सदिश गुणनफल हटाते हैं तो sin थीटा लग जाता है। एफ बी बराबर क्यू बी बी sin थीटा और यहाँ एन कैप लग जाएगा, एन कैप हो जाएगा न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये आपका मैंने सारा फॉर्मूला एक जब आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करेगा बी वेग से तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स, चुंबकीय फोर्स कितना लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये आपका ऐसे ऐसे फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। अगर थीटा, देखो मैं आपको कंडीशन लिख देता हूँ, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, अच्छा थीटा भी बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, जो थीटा है ना आपका, चलते आपको बता देता हूँ मैं। थीटा है आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग की दिशा, वेग की दिशा के मध्य मध्य क्या है, कोण है, ठीक है। वेग की दिशा के मध्य कोण है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ उसको, एक मिनट। थीटा है आपका एंगल बिटवीन चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी और बी के मध्य कोण, ठीक है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है, यदि हमारा आवेश है क्यू बी वेग से, इसका वेग भी इधर ही है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई, पूरा 0 हो जाएगा। और फोर्स इसी 0 फोर्स हो गया बोलते हैं, इसके बेस से 0 फोर्स है, हमारा फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। यदि हमारा थीटा, पहला भी देखो और दूसरा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो हमारा जो फोर्स होगा ना एफ बी कितना आएगा, क्यू बी बी, और साइन ऑफ की वैल्यू होती है 1, तो क्यू बी बी, और ये होता है तुम्हारा मैक्सिमम, ये होता है अधिकतम बल, अधिकतम चुंबकीय बल होता है, ये मैक्सिमम होता है, एफ मैक्सिमम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एफ मैक्सिमम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और न्यूनतम भी होता है, न्यूनतम भी होता है। न्यूनतम का होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तो साइन 180 की वैल्यू होती है -1, तो एफ बी कितना आ जाएगा हमारा, एफ बी हो जाएगा माइनस के क्यू बी बी, और इसी को बोलते हैं मिनिमम फोर्स, मतलब न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाया। और देखो वीडियो खत्म, आप पहले ये बताओगे आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप बोलना मुझे कमेंट में लिखे कि बायो सेवर्ट के लोग, मतलब पूरे चैप्टर की वीडियो में बना दूंगा। अभी तो मैं बस इतना ही छोड़ रहा हूँ कि बस हमने चुंबकीय बल का देख लिया है, और आगे आपकी अगर अच्छी मेरे पास कमेंट वगैरह आए तो मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। बताना मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहले इसको नोट डाउन करके